हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 32 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है या तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में इसके लिए जो स्पेशल फायरमैन करके नाम से जो है यहाँ पर बना दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें कि जीके जीएस एवं हिंदी के प्रश्न को जो मैंने डिस्कस किया है प्रत्येक वीडियो में, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें हम जो है जीके जीएस में हिंदी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कर्तव्य में कौन सा पड़ती है। तो बताइए कि कर्तव्य में कौन सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, जिस लेवल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल से सारे मैंने सेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कर्तव्य में कौन सा समास है। तो बताइए कि कर्तव्य में कौन सा यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग किसी भी वर्ड के वो क्या होता है कि आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है किसी भी वर्ड के पीछे लगता है। तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कर्तव्य लास्ट में क्या हो रहा है, तव्य हो रहा है। अब ध्यान से अगर पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार अगर इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा तव्य प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 20 में यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्यय ये उपसर्ग से जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें से ऑप्शन को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पर आपका जो आंसर रहता है वो आपका निष्कर्ष जो निकल जाता है कि कौन सा इसमें जो आंसर जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में पूछा जा रहा है खांसी का तद्भव क्या होगा। तो बताइए कि खांसी का तद्भव क्या होता है। खांसी का अगर हम तद्भव की बात करें तो ये हो जाएगा कसाय। तो वर्ड 2 तरह के होते हैं, यानी कि शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तो संस्कृत से जो भी वर्ड हिंदी में प्रयोग किया जाता है अगर उसका परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो संस्कृत में उसका कुछ अलग होता है और वही अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो उसका कुछ अलग हो जाता है मीनिंग, यानी कि मीनिंग वही रहता है लेकिन वर्ड जो है चेंज हो जाता है। तो उसको हम लोग अगर संस्कृत से अगर हिंदी में हम लोग आ रहे हैं तो अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे तद्भव, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे तत्सम के। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव कौन सा है, यानी कि इसका जो है यहाँ पर तद्भव ये कसाय जो ये इसका संस्कृत वर्ड है और इसी का हिंदी में हम लोग प्रयोग क्या करते हैं तो खांसी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा 3 नंबर आपको पूछा जा रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए एक वर्ड होगा। जैसे कि किसी का क्या होता है, जिसका भी मतलब मान लेते हैं कि किसी का अगर बीवी अगर डेट कर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पत्नी अगर डेट कर जाती है तो उसको क्या विधुर बोला जाता है, तो हिंदी में उसको विधुर बोला जाता है उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग जो बोलेंगे इसको अजात शत्रु बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 में निष्ठा रखता हूँ उसे क्या कहते हैं। तो 2 में जो निष्ठा रखता हूँ, 2 चीज़ पर जो निष्ठा रखता हूँ, जो निर्भर रहता हूँ, निष्ठा रखता हूँ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ये आपको यहाँ पर बताओ। तो इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। तो उभयनिष्ठ आप मैथ अगर पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि जिसका एक ही कोण जो 2 एंगल का अगर हो जाता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। यानी एक ही कोण 2, यानी कि एक जो कोण होता है वो क्या होता है कि किसी 2 त्रिभुज के लिए हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उभयनिष्ठ कहें। मतलब कि वहाँ होता क्या है कि कोण एक ही है लेकिन उस पर क्या है 2 त्रिभुज उस पर टिका हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताएं जो 2 पर निष्ठा रखता हो, तो 2 पर जो दो चीज पर जो टिका हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 इस प्रकार से यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि प्रेमचंद्र किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है। तो बताइए कि प्रेमचंद्र जो है प्रेमचंद ये किस रूप में जो है विशेष प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा रहा है कि कविता का परक किसकी रचना है। तो बताइए कि कविता का परक जो है ये किसकी रचना है। तो कविता की परक अगर किसकी रचना है इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सत्यजीत राय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है यानी MP आ जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसी क्रम में चलते रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गोवा जो ये पूछा जाता है कि गोवा कितने दिन तक जो है ये पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, पुर्तगालियों की ये कब्जा में रहा था। तो 1961 तक जो है गोवा ये पुर्तगालियों के कब्जा में रहा था। उसके बाद इसको भारत सरकार के द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है कि सबसे छोटा राज्य जो है ये आपके गोवा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था। तो बताइए कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो ये आपके जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जहांगीर के द्वारा श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था। तो बताइए कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए कि भारत में शंकु, ये पूछा गया प्रश्न है और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है, जो बार बार पूछा गया है उनको मैंने सिलेक्ट किया। और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो साथ में प्रैक्टिस सेट पर भी आधारित है कुछ प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बताइए कि भारत में शंकुधारी जो वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो हिमालय में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में पूछा जा रहा है लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी। तो बताइए कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लाल मिर्च की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा जो कि उत्पादन में सबसे अग्रणी। वही अगर हम बात करें कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है तो ये आपका केरल को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान जो ये किसके लिए उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है तो ये आपका तिलहन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, ये तिलहन के उत्पादन के लिए आपका राजस्थान जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कर्नाटक किसके लिए जाना जाता है तो ये जो है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तो ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए कर्नाटक जो है ये जाना जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या तैयार किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। साबुनीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है या प्लास्टिक बनाया जाता है, ये सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है या प्रोटीन की पहचान की जाती है, आपको यहाँ पर बताना। तो जैसे यहाँ पर बता दिए कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है तो साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और साबुनीकरण की प्रक्रिया में जो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, क्या होता है, साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है जिसके कारण क्या होता है कि साबुन जो होते हैं हमारे बॉडी पर क्या होता है कि फिसलते हैं। तो किसके कारण, ग्लिसरॉल के कारण से फिसलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो बताइए कैसे किया है। तो लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है एक चीज आपको कि कोई भी पदार्थ यानी कि ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। जो भी पदार्थ ऊर्ध्वपातन के गुण, ऊर्ध्वपातन करने का मतलब है कि किसी ठोस पदार्थ, मान लेते हैं कि कपूर है और उसको हम जब जलाते हैं तो वो क्या होता है कि द्रव अवस्था में नहीं जाता, वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है आयोडीन दिया हुआ, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो इसके मिश्रण को हमको अलग करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना आयोडीन जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। जब इसको हम जलाते हैं तो वो क्या होता है कि बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसको हम ऊर्ध्वपातन करते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। और जब ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित कर रहा है तो हमको आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के क्या करना है, मिश्रण को अलग करना। तो अलग करना तो इसमें हम सिंपली करेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन के गुण को यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे, यानी इसको हम जला देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, ये जो ऊर्ध्वपातित होकर उड़ जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड आपका नीचे बचेगा। तो इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद जो ये वाष्प जो बना हुआ है आयोडीन जो आपका यहाँ पर है क्या है, ये कि वाष्प बन गया। तो वाष्प को हम फिर क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, संघनित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर आयोडीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसको अलग कर सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था ये आपको यहाँ पर बताना। तो लोधी वंश की अगर अंतिम शासक की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 वंश के लिए आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है कब तक इनके द्वारा जो शासन किया गया था तो ये 1491 से लेकर के 1526 तक इसके द्वारा जो शासन किया गया था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 वंश के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य का जो है प्रथम शासक कौन था जिनके द्वारा कि पुर्तगालियों के साथ जो है प्रथम संधि किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कृष्ण देव राय थे। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए कि आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि ये जो आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, तो ये 1504 में किया गया था, जिसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बताइए।
तो यहाँ पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये 15 होती है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या होती है ये कितना होते हैं, तो ये आपका 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें स्थापना जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका द हेग में। कहाँ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ये हेग में हुआ था। अच्छा कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 13 अप्रैल। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, द हेग में। और इसमें जो है कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ये 15 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था, और ये भी पूछा जाता है कि कथकली जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल का है और ये केरल में ही ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताइए कि संतोष ट्रॉफी जो ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डूरंड कप, आगा खां कप, रॉबर्ट्स कप और मर्डेका कप जो ये किससे संबंधित है, तो ये सारे जो है आपका ये है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि विश्व एड्स दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। VVI क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि विश्व नौसेना दिवस जो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और झंडा दिवस जो मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है जो मुख्य तौर पर पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। बताइए तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। फुटबॉल जो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका सुब्रतो कप से संबंधित है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है, तो ये आपको अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्या होते हैं कि प्रोटीन जो है आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो होते हैं ना ये क्या होते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि प्रोटीन डैश होते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया रहता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम बात करें कि प्रोटीन के अलावा अगर बात करें कि शरीर को जो ऊर्जा प्रदान होता है सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो वो आपका वसा से होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो बताइए कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई है, तो बताइए कि बाघ परियोजना ये कब आरंभ की गई है। तो बाघ परियोजना की अगर हम बात करें कि ये कब आरंभ की गई, तो ये 1973 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए यहाँ पर सही है। वही अगर हम बात करें कि हाथी परियोजना कब आरंभ किया गया है, यानी हाथी परियोजना की अगर हम बात करें कि ये कब आरंभ किया गया है, तो ये आपका 1922 में किया गया है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और बाघ परियोजना अगर पूछा जाए तो ये 1973 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो बताइए कि भारत में यूरेनियम जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पर, सिंहभूम में पाया जाता है। अगर यहाँ पर सिंहभूम नहीं रहेगा तो इसके अलावा यहाँ पर लिखा रहेगा आपका जादूगोड़ा लिखा रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर जादूगोड़ा भी आपको यहाँ पर दिया हुआ रहता है। जादूगोड़ा भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जादू गोड़ा भी लिखा रहता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए पर सही हो जाएगा। जादूगोड़ा में क्या है कि एक सिंहभूम नामक जो है ये क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए पर सही है, जो स्थित है झारखंड में। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये बताइए। तो ये जो है संगपो के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो ये बांग्लादेश में यही नदी यमुना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, यमुना के नदी में जानी जाती है। जबकि तिब्बत में ये संगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी क्या है, तो बताइए कि राष्ट्रीय आय की जो आकलन किया जाता है ये किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो के अंदर ये सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं।
भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा निम्न से प्राप्त होता है। तो बताइए कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, वित्तीय क्षेत्र से या तृतीयक सेक्टर से, या इनमें से कोई नहीं, है प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय जो सबसे अधिक जो प्राप्त होता है ये होता है तृतीयक सेक्टर से प्राप्त होता है। तृतीयक सेक्टर अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि तृतीयक सेक्टर अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर रहेगा आपका सेवा क्षेत्र, दोनों नहीं रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का जो सबसे बड़ा भाग जो होता है ये तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच लगभग दूरी कितनी होनी चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है कि प्रतिध्वनि यानी जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि वो इको सुनाई देता है, यानी रिफ्लेक्ट करके हमको पुनः सुनाई देता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो लगभग कितना होना चाहिए, यानी कि बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ये आपका होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि किसी भी ध्वनि अगर परावर्तक सतह से टकरा करके अगर पुनः में रिफ्लेक्ट होकर अगर वहाँ से अच्छा से अगर सुनाई पड़ रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 17 सेंटीमीटर होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा रहा है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए किस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम या लिथियम या कैल्शियम या सोडियम में होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो आपका परमाणु संख्या होता है ये आपका होता है 19। अगर 19 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 8 और उसके बाद हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 8 उसके बाद हो जाएगा आपका 8 उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना हो गया आपका 1 हो गया, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि किस में 2 होगा। उसके बाद अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का आपका परमाणु संख्या 3 हो जाएगा, जिसमें कि 1 2 और उसके बाद 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 20। इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर लास्ट में 2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका हो जाएगा 11 और 11 जब इसका परमाणु संख्या इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में 1 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लास्ट में 2 होना चाहिए, तो ये आपका कैल्शियम में होगा। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 31 नंबर में एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं। तो बताइए कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में डैश परमाणु मौजूद होते हैं, कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3 COOH होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। इसमें अगर हम बात करें कि एक एसिटिक एसिड के 1 मोल में, चूंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है 1 है, अगर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर 1 मोल में आपसे पूछा रहा है कि कितने परमाणु मौजूद होते हैं, किसका, तो ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए कितना परमाणु है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि इसमें 2 परमाणु मौजूद होते हैं। वही अगर हम बात करें कि एसिटिक एसिड का जो जलीय विलयन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिरका का। ये भी पूछा था एसिटिक एसिड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा सिरका। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा रहा है विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। तो बताइए कि विद्युत आवेश की जो SI इकाई होती है ये क्या होती है। तो विद्युत आवेश की अगर हम SI इकाई की बात करें तो ये आपका कूलम हो जाएगा, और न्यूटन जो होता है ये आपका फोर्स का होता है, यानी कि बल का होता है, और एम्पियर जो होता है ये आपका विद्युत धारा का होता है। किसका होता है, ये आपका विद्युत धारा का जो SI यूनिट होता है ये आपका एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद कूलम की अगर हम बात करें तो ये विद्युत आवेश का यानी कि चार्ज का हो जाएगा, और जूल जो होता है ये कार्य का होता है। किसका होता है, जूल जो होता है ये आपके कार्य का SI यूनिट होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर 30 के यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो बताइए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो नारा दिया गया था ये किस क्रांति में दिया गया था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति में जो दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। तो बताइए कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो बना था ये किस वर्ष बना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो 1881 में बना था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई थी ये कब अपनाई गई थी, ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति ये कब अपनाई गई थी। तो ये 1948 में अपनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था, तो ये 1881 में बना था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
35 नंबर में यहाँ पर पूछा झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो बताइए कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये किस तिथि को हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो कि भारत का 28वां राज्य बना था। क्या बना था? भारत का ये 28वें राज्य बने थे। तो इतने ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए कि किसी भारतीय राज्यपाल को जो नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया। और सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि राज्यपाल जो होते हैं एक से अधिक स्टेट का भी वो राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये जो है अनुच्छेद 135 में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि कोई भी राज्यपाल जो है वो एक से अधिक स्टेट के राज्यपाल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो बताइए कि मानसरोवर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका तिब्बत में स्थित है और ये तिब्बत से ही निकलती है मानसरोवर झील। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है। तो बताइए कि किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस शहरों को महलों का शहर कहा जाता है, तो ये आपके कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर राइट। इसके अलावा पूछा जाता है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जो है लाइब्रेरी का इंटरनेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। और सबसे बड़ा भारत में जू कहाँ है। तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है। तो ये आपका कोलकाता है। तो किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। तो ये कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा NH-44 हो जाएगा, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी को जोड़ती है। तो ये NH-44 के द्वारा जोड़ा जाता है। ये पूछा जाता है कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो मार्ग है ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो ये आपका NH-44 के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? NH-44 के द्वारा जाता है। यही अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लंबाई कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 3745 किलोमीटर की इसकी लंबाई है टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है। तो ये आपका NH-44 है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। बताइए कि भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपके नीलगिरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज इतना ही लेकर के आए थे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।